जैसा कि हम लोग यदि करंट की बात करें तो करंट में हमने ट्रांसफार्मर तक की बातें, वर्ग माध्य मूल और माध्य मान तक हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग करंट का आखिरी क्लास को देखेंगे और करंट के आखिरी क्लास में हम लोग को पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग से प्रत्येक साल आपसे 3 से 4 अंक के सवाल कर दिए जाते हैं और आपके 10 मिनट के क्लास जो है आपको 3 से 4 अंक देकर चला जाएगा। तो बिल्कुल वैसे विद्यार्थी जो करंट में विद्युत चुंबकीय तरंग को नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल बात को समझते हुए एकदम ध्यान पूर्वक बातों को समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 अंक 10 मिनट की क्लासेस आपको देकर चली जाएगी। तो चलिए बिना बातों को विलंब करते हुए हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग देखें तो पाठ का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। पाठ का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग में हम लोग बात करें तो हम लोग को 7 प्रकार के तरंगों के बारे में जानना है, जिसमें रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दिश तरंग, परावैंगनी तरंग, एक्स तरंग, गामा किरण। और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अवरक्त विकिरण भी कहलाता है, दृश्य विकिरण कहलाता है, परावैंगनी किरण कहलाता है, अलग अलग। लेकिन उसमें तरंग वाले भी गुण पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सभी में हमने तरंग लिखा रखा है। उसके बाद आप देखेंगे तो पहला है आपका रेडियो तरंग, दूसरा है सूक्ष्म तरंग, तीसरा अवरक्त तरंग, चौथा है परावैंगनी तरंग और पांचवा है चौथा दृश्य तरंग, पांचवा परावैंगनी तरंग, छठा है एक्स तरंग और सातवां है गामा तरंग। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने 2 गो एरो का निशान लगा रखा है, एक एरो जो आपको ऊपर की ओर जा रहा है और एक एरो जो आपको नीचे की तरफ आ रहा है। इस एरो से खास इंडिकेट हमने किया है क्या है कि यदि आप इन श्रेणी में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और यदि इस श्रेणी में नीचे की ओर आएंगे तो उसका आवृत्ति बढ़ेगा। यदि आपसे इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दिया जाए कि रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, परावैंगनी तरंग, एक्स तरंग, गामा तरंग में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो इस एरो के निशान से हमने दर्शाया है कि जो सबसे ऊपर है उसी का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेडियो की होती है, फिर उसके बाद सूक्ष्म की होती है, फिर उसके बाद अवरक्त की होती है, फिर उसके बाद दृश्य की होती है, फिर उसके बाद परावैंगनी की होती है, फिर एक्स, फिर गामा की होती है। उसी तरीका से इसको देखेंगे तो बोलेंगे किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो नीचे वाला की आवृत्ति ज्यादा होगा, यानी नीचे आएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा, L4 आवृत्ति, तो नीचे आएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा और ऊपर जाएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। बिल्कुल इसको कपार में सेट रखेंगे और अलग अलग बातों को अलग अलग हम समझाते तो शायद आपको समझने में परेशानी होता, लेकिन सभी को हमने एक जगह पर कर दिया है और बोल दिया ऊपर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, नीचे आएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा। इस बात को समझेंगे। इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेडियो का इंडिकेट हम आर से कर सकते हैं, माइक्रोवेव कर सकते हैं, इसको इंफ्रारेड कहते हैं, इसको विजुअल वेव कहते हैं, इसको अल्ट्रावायलेट वेव कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको जो है हम लोग गामा से दर्शाते हैं। और यदि इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लेके चले जाए तो आर एम का एक साथ ले आनो तो आर एम आई, फिर उसके बाद कर देना वी यू एक्स बाई। और एक्स का मतलब एक्स किरण, बाई का मतलब गामा समझना, वी का मतलब विजुअल समझना, दृश्य तरंग, और यू का मतलब अल्ट्रावायलेट समझना, आई का मतलब इंफ्रारेड समझना, आर एम का मतलब माइक्रोवेव समझना, आर का मतलब रेडियो तरंग समझना। तो आर एम आई वी यू एक्स बाई से भी हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ रहे होंगे कैसे सेट किया जाएगा। तो आर एम आई वी यू एक्स वाई, आर एम आई वी यू एक्स वाई, एक बार फिर से बोलो आर एम आई वी यू एक्स वाई, एक और मन में गुनगुनाओ आर एम आई वी यू एक्स वाई। आर मतलब रेडियो तरंग, एम मतलब माइक्रोवेव, आई मतलब इंफ्रारेड, वी मतलब विजिबल, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स मतलब एक्स और वाई मतलब गामा समझना। ठीक है, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगा। अब इन सभी तरंगों को एक एक करके इसके किसने खोज किया, इसके क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला है रेडियो तरंग, और रेडियो तरंग के खोजकर्ता जो थे वो मार्कोनी थे। और रेडियो तरंग से हम लोग कौन सी काम लेते हैं, तो रेडियो तरंग द्वारा हम लोग रेडियो का संचालन करते हैं। आप जो रेडियो मिर्ची व एफएम या रेडियो पर जो गाने सुनते हैं या रेडियो पर जो समाचार सुनते हैं, वो जो रेडियो चलता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, उसकी तरंगदैर्घ्य, उसकी
जो है आवृत्ति जो है रेडियो तरंग के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको रेडियो संचालन में उपयोग करते हैं। उसके बाद सूक्ष्म तरंग की बात करें तो इसके खोजकर्ता हर्ट्ज थे। इसके खोजकर्ता कौन थे? हर्ट्ज। इसके खोजकर्ता हर्ट्ज थे और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो रडार में उपयोग करते हैं, मोबाइल में, रिमोट में, माइक्रोवेव ओवन और टीवी में करते हैं। जो टीवी जिस संकेत को पकड़ता है वो सूक्ष्म तरंग से चलता है। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन को आपने देखा होगा कि होटल में जाएंगे तो एक उसके पास अलमीरा टाइप का एक जो है उपकरण रहेगा जिसके अंदर समोसा वमोसा रखा रहता है और वो हमेशा गर्म रहता है क्योंकि उसको लाइन से कनेक्ट किया रहता है और हमेशा वो सूक्ष्म तरंगे निकालते रहता है जिसके वजह से वो गर्म रहती है। तो माइक्रोवेव ओवन कर रहे हैं। रिमोट तो आप देख रहे हैं कि जैसे ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हैं तो रिमोट जिसको आप कर रहे हैं उसको रिमोट। मोबाइल तो आपके हाथ में ही होगा। उसके बाद रडार की बात करें तो रडार जस्ट लाइक ये होता है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर एक बहुत सा जो है अल्टीना जैसा एक घूमता हुआ चक्री होता है जिससे हवाई जहाज को आवागमन या उसको जो है नियंत्रित किया जाता है। जस्ट लाइक हवाई जहाज को जानने का एक एंटीना है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रडार बोल रहे हैं। उसके बाद अगर जो अवरक्त की बात करें तो अवरक्त का खोजकर्ता जो है विलियम हर्शल है, हर्शल। और अवरक्त का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? तब फोटोग्राफी में बेहतर फोटो एवं क्वालिटी वाला फोटो खींचना है तो अवरक्त तरंग का उपयोग करते हैं जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन का, इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त विकिरण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस में छोटे छोटे पौधों को जब रखा जाता है तो वहां पर अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवरक्त तरंग से गर्मी उत्पन्न होता है, उसको ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है जिससे वह फलता फूलता बेहतर है, तो अवरक्त का उपयोग करते हैं। रात्रि दृष्टा कैमरे जिसको सीसीटीवी टीवी कहते हैं, क्लोज सर्किट टेलीविजन जो रखा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, वो सीसीटीवी कैमरा में देखना कि वो दिन रात भी फोटो खींचता है। क्या कि जी रात में फोटो कैसे खींचता है? तो रात में फोटो बेहतर खींचता है, दिन के अपेक्षा रात में और बेहतर खींचता है। रात में, दिन में तो होता है कि प्रकाश कभी इसके घर के खिड़की से, कभी उसके कांच से, कभी उसके कांच से प्रकाश का रिफ्लेक्ट होते रहता है जिससे तस्वीरें धुंधला आ सकता है, लेकिन रात में वो और सबसे बेहतर खींचता है। रात में ना तो किसी प्रकार का प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, एकदम उसको अवरक्त खींच लेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे उसको जो है फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे तो रात्रि जो फोटो खींचा होगा पर जैसे ही दृश्य तरंग डालेगा तो वो दृश्य तरंग एकदम बिल्कुल आपको साफ दिखाई देगा क्योंकि इन सभी तरंगों में हम लोग केवल एक ही को समझते हैं और वो समझते हैं दृश्य तरंग को, बाकी हमने के सब कवरेज क्षेत्र से बाहर आउट ऑफ रेंज लिखता है। तो इसको फोटोग्राफी में करते हैं, ग्रीन हाउस में करते हैं, रात्रि दृश्यता कैमरे में करते हैं। इसलिए आप देखना एकदम बेफिक्र होके एटीएम में पैसा डाल के एकदम चरमहानी पर छोड़ दिया जाता है कि ले बेटा जरा ने पावर और लूट ले, ताकि तोरा लगता है कि कैमरा नहीं चल रहा है, कैमरा कंट्रोल रूम से हो रहा है। और जैसे वहां पे लेके जाइएगा एकदम एटीएम को कवारने उखाड़ने तो तुरंत होने से जो है आ जाएंगे प्रशासन, कहेगा जी तनी ले हथौड़ी बाबू हम तरह सहायता करते हैं, कवार लो, है ना। अब कवारल नहीं कहेगा, पकड़ लेगा, तुरंत आप पकड़ा जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो अवरक्त का उपयोग हम लोग वहां पे करते हैं। तो जैसे ही बोलेगा सीसीटीवी कैमरा या इसी को रात्रि दृश्यता कैमरा बोलेंगे, या ग्रीन हाउस या फोटोग्राफी का अवरक्त का उपयोग हम लोग करते हैं। बिल्कुल आप बातों को समझ रहे होंगे। उसके बाद दृश्य प्रकाश की बात करें तो दृश्य प्रकाश को खोजने वाले न्यूटन थे और दृश्य प्रकाश का उपयोग कहाँ करते हैं? तो प्रकाशीय यंत्र में करते हैं। अब प्रकाशीय यंत्र क्या होता है? तो कोई भी ऐसा उपकरण जो प्रकाश की सहायता से चलता है, जैसे आप हमें देख पा रहे हैं तो जो आपका आंख है वो भी एक प्रकाशीय यंत्र है। अंधेरा में आप नहीं देख पाएंगे, मोबाइल से यदि लाइट निकलना बंद हो जाए तो आप उसको नहीं देख पाएंगे, आपकी आंख काम नहीं करेगा। तो आपका आंख भी प्रकाशीय यंत्र है, आपका मोबाइल का कैमरा भी प्रकाशीय यंत्र है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के माध्यम से चलता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप जिसको दूरदर्शी या दूरबीन कहते हैं, वो सब चीजें प्रकाशीय यंत्र है। मतलब जो प्रकाश से चलता है उसके प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। हमारी आंख प्रकाशीय यंत्र है। तो जितना भी प्रकाशीय यंत्र है वो सब जो दृश्य प्रकाश द्वारा चलता है, विजुअल लाइट द्वारा चलता है। उसके बाद पराबैंगनी की बात करें तो पराबैंगनी जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, इसका उपयोग हम लोग अदृश्य लिखावट में करते हैं। जैसे परदादा के जो खतहानी था, जमीन के जायदाद सब लिखा हुआ था और उस पर कौची लिखा है हमारा समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे पर पराबैंगनी किरणें गुजारेंगे ना
तो तुरंत एकदम फेयर लवली से चमकता हुआ हमारा दिखेगा। तो वही कहते हैं अदृश्य लिखावट में, फिंगरप्रिंट में। आज आधार कार्ड का सिस्टम है, आप जब अंगूठा लगाते हैं तो कितने लोगों का आधार कार्ड बन चुका है, कितने आप जैसा अंगूठा लगा चुके हैं, लेकिन आपका अंगूठा किसी अंगूठे से मैच नहीं करता, आपका अलग होता है, सारा संसार का अलग है। तो वो कौन अध्ययन करता है? तो वो परावैज्ञानिक ही अध्ययन करता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों का संरक्षण का मतलब हो गया कि यदि आपके घर में मम्मी 4 दिन पकौड़ी पहले बनाई थी, 4 दिन पहले निमकी बनाई थी, उसको खाने में आप कतराते हैं, लेकिन आपके मार्केट में 6 महीना से पैकिंग चिप्स और कुरकुरे का मार के कुरकुरा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसको पैकिंग किया जाता है तो सबसे पहले ओकरा पे गुजारा आता है क्या? परावैज्ञानिक किरणें। परावैज्ञानिक किरणें जब गुजारते हैं, परावैज्ञानिक विकिरण जब गुजारते हैं उस पर, तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु है, उस सब को मार देता है। और सबको मार दिया, फिर उसको जो है निष्क्रिय गैस डाल के और उस पर हमने पैकिंग कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पैकिंग करे तो हमेशा के लिए ठीक रहेगा। जो प्रभाव उस पर डाला गया है वह एक सीमित प्रभाव रहता है, कुछ दिन तक ही काम करता है। और कंपनी वाला ने पहले उसको जांच लिया कि जब एकरा पर परावैज्ञानिक किरणें गुजारे हैं, निष्क्रिय गैस हम डाले हैं, तो कितना दिन तक कार्य करेगा। यदि देख लिया कि 6 महीना तक काम करता है, तो कंपनी अपना लोगों के साथ जो है उस पर वार्निंग लिख देता है कि बेस्ट बिफोर आफ्टर 6 मंथ आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी यह खाने के लिए अच्छे है उत्पादन तिथि से 6 महीना तक, उसके बाद ही एक्सपायर कर जाएगा, क्योंकि वहां पर विकिरण का प्रभाव हट जाएंगे और वहां पे कवक, फंगस वगैरह जन्म ले सकता है, और यदि उसको खाएंगे तो आपका तबियत खराब, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है। तो वो परावैज्ञानिक किरणें की वजह से वैसा होता है। उसके बाद पुराने दस्तावेज के अध्ययन में, जैसा कि मैंने बताया कि परदादा की खतियानी चेक करना है, तो इसको भी करते हैं। यहाँ तक कि अल्ट्रावायलेट का उपयोग हम लोग गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति कर जानने में भी करते हैं। लिंग निर्धारण में भी इसका उपयोग कर देते हैं, है ना, कि जैसे गर्भ में पल रहा है लड़का है कि लड़की हो, पता कर लेते हैं, कब डिलीवरी होगा कि नहीं होगा, ये सब पता कर लेते हैं। इसी को हम लोग अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में परावैज्ञानिक किरणें का ही उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल परावैज्ञानिक किरणों से संबंधित बातें को आपने देखा। उसके बाद एक्स किरणों की बात करें तो एक्स किरणों का खोज करने वाले रूंटजेन थे, और इसका खोज करने वाले कौन थे? रिटर। इसका खोज करता जो है रूंटजेन है, और इसका उपयोग हम लोग कहा करते हैं? तो क्रिस्टल की जांच में। क्रिस्टल की जांच कहने का मतलब कि यदि आपको डायमंड जैसा सेम आकृति, सेम कलर की नकली डायमंड दिखाया जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है? तो इसका पहचान में लिए हम लोग एक्स तरंग का, एक्स किरणें का उपयोग करते हैं। इस धरती का सबसे कठोर चीज जो होता है वो डायमंड होता है, और डायमंड से एक्स किरणें नहीं गुजरती, सर एक्स किरणें गुजर जाती है। सबसे कठोर चीज है ओकरा से गुजर जाता है, जो कि प्लास्टिक का, लोहा से ये नहीं गुजरता है। तो अगर जो सेम आकृति का रहेगा, एगो ओरिजिनल डायमंड है, एगो डुप्लीकेट, तो ओरिजिनलवा से गुजर जाएगा, डुप्लीकेटवा से नहीं गुजरेगा, जिससे आप पहचान कर सकते हैं। तो क्रिस्टल की जांच में चिकित्सा के क्षेत्र में भी करते हैं। जैसे एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, कि मान लेते हैं कि मेरा हाथ टूट गया, तो कहाँ पे से टूटा है, कितना दूर तक टूटा है, इसको प्लास्टर करने से पहले एक्सरे करवाया जाता है। तो वही एक्सरे की बात किया जा रहा है, वही एक्स किरण है। अभी जैसे ही गुजरता है तो बिल्कुल जो है इंप्रेशन दे के बता देता है कि कितना दूर तक टूटा हुआ है, कितना दूर तक टूटा हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग एक्स किरण का उपयोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग यदि बात करें, उसके बाद हम लोग बात करें, उसके बाद तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो ये लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में एक और तरंग पढ़ना हम लोग के गामा, और गामा के खोजकर्ता कौन थे? तो हेनरी बेक्वेरेल। और इसका उपयोग हम लोग जो है नाभिकीय परीक्षण में करते हैं, नाभिकीय परीक्षणों में करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता में चले तो विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता है कि यह अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। सबसे बड़ी बात यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। उसके बाद अगर बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग में लंबवत विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र गमन करता है। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग के लंबवत गमन करता है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग की निर्वात में बात करें तो इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पे 3 ही उपयोग दिया गया है, और अनुपयोग को भी जा रहे हैं आप।
कि अगर जो हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग पर किसी भी बाहरी विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता विद्युत चुंबकीय तरंग पर। इसीलिए मोबाइल हम लोग का काम करता है। नहीं तो मोबाइल अगर जो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र से विचलित होता तो पता चलता कि लाइन आइल है तो फोन आ रहा है, लाइन कट गया तो फोन आना बंद हो गया। लेकिन इस पर ना तो कोई चुंबक का और ना तो कोई विद्युत का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि उत्पन्न उसी से होते हैं लेकिन उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। एक बहुत बड़ा मायने रखता है। याद रखना, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूमेगा। इसके लंबवत जो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र गमन करेंगे और उसके बाद इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो बिल्कुल आप बातों को समझ रहे होंगे कैसे कैसे पूछेगा। और इतनी छोटी बात में आपको 3-4 अंक के सवाल करके चला जाता है। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आपको एक बार में ना समझ में आई होगी, एक आध दो बार इसको देख लीजिएगा तब पक्का आपके कपार में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आज और इसको हम लोग इतना ही छोड़ते हैं और इसी के साथ आपके करंट का अध्याय पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम लोग ऑप्टिक्स को लेकर आएंगे। तो वैसे मेरे नए विद्यार्थी जो आज हमारे चैनल पर पहला बार आया है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए हर एक अपडेट को हम बताते रहे। चलिए आज और इसको इतना ही छोड़ते हैं। सभी को VRC के चैनल पर समय देने के लिए धन्यवाद।